हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे और उसका आज आपको टॉपिक लेना है फलनों का संयोजन। ठीक है, फलनों का संयोजन और एक दूसरा और यहाँ पर टॉपिक है जिसको कहेंगे व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं। दो टॉपिक आपको यहाँ पर आज पढ़ने हैं, समझने हैं और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को भी कंप्लीट करना है। थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, देखो भाई हो पाता है नहीं तो हो जाएगा, अगर हौसला रखोगे तो बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें भाई। क्या होता है फलनों का संयोजन? जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले आपने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया है। इससे पहले आपने फलन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया है और एक्सरसाइज 1.2 को भी आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 1.3 एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है? फलनों का संयोजन पढ़ना है और व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ना है। ठीक है, और फिर इसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं फलनों का संयोजन। बच्चों जैसा उसका नाम है संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयुक्त करना, इकट्ठा करना, है ना। तो यहां पर फलन नहीं है, फलनों मतलब इसका मतलब दो फलनों को या दो से अधिक फलनों को जोड़ना यहां पर आपको सीखना है। कैसे जोड़ देते हैं देखो, यहां से बिल्कुल एकदम आसान और सीधी भाषा में अगर आपसे कहें तो इस प्रकार से भाई, एक फलन हमारे पास मान लेते हैं कोई एफ है, एक कोई फलन एफ है। ठीक है, या हम इसको एक्स में फलन है तो एफ एक्स लिख लें और एक कोई दूसरा फलन मान लेते हैं कि जी है, ये जी एक्स लिख लें। ठीक है, दो फलन हैं, अगर हमें इनका संयोजन करना है मतलब इनको इकट्ठा करना है। अभी परिभाषा नहीं बता रहे, हम केवल बात समझा रहे कि भाई फलनों का संयोजन का क्या मतलब। संयोजन का मतलब इनको जोड़ते कैसे, है ना। तो यहाँ पर एक फलन एफ एक्स है, एक फलन जी एक्स है, दोनों को यदि हम जोड़ना चाहें तो यहाँ पर देखो जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से समझो, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मतलब है कि ये जी फलन जो है ना, जी फलन और एफ फलन को इस प्रकार जोड़ सकते हो। दोनों फलन का संयुक्त फलन ये कहलाता है गॉफ एक्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी का और एफ का जो संयुक्त फलन है वो आपका गॉफ एक्स आएगा। अभी हम इसकी भी डिटेल बताएंगे ये कहां से कैसे आता है। ठीक है, या फिर एक ऐसे कह सकते हैं कि इनको दोनों को जोड़ने का ये भी तरीका हो सकता है कि इसको यहां पर फॉग एक्स लिख लें, ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। ठीक है, जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं या एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, इसको पढ़ने का तरीका, या इसको हम गॉफ या इसको फॉग कह के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों दो तरीके से इन फलनों को हम यहां पर जोड़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए ये मान लेते हैं कि जो आपका ये एफ एक्स है तो इसको हम चलो मान लेते हैं, मान लो चलो 2x लिखा है, एफ एक्स बराबर 2x। हमने यहां पर एक फलन मान लिया कि फलन एफ एक्स बराबर कितना है 2x, और एक कोई दूसरा फलन यहां पर gx मान लेते हैं और ये gx बराबर हम चलो दूसरा कोई फलन, चलो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फलन ले लेते हैं sin x लिख लें। ठीक है, हमने कोई दो फलन ले लिए, एक एफ एक्स है और एक आपका gx है। अगर इन दोनों का यहां पर संयुक्त फलन गॉफ एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, फॉग एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो बच्चों पहले ओरल तरीका से समझो, फिर इसकी अभी परिभाषा और सब कुछ बड़े आराम से समझ में आएगी, सब कुछ एकदम। यहां पर हमें क्या करना है, गॉफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो क्या करना है, यहां इसके लिखने का तरीका देखो, ये बीच में जो ओ लिखा है ना ओ, अगर यहां ओ इसको खत्म करना चाहो तो इसको इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट लिख के एफ एक्स इस प्रकार से आप लिखा करेंगे। ठीक है, गॉफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी और ये आपका बड़ा ब्रैकेट लगा के एक्स लिख दे, एफ एक्स लिख दे। ठीक है, जी एफ एक्स लिख सकते हो और यहां से देखो जी आपका ज्यों का त्यों। अब एफ एक्स को देखो भाई, एफ एक्स कितना है, तो बच्चों आपको यहां से एफ एक्स की वैल्यू 2x दिखाई दे रही है, ध्यान से समझो। ये एफ एक्स बराबर 2x है कि नहीं, तो इस एफ एक्स को हमने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। तो बच्चों अब यहां पर g2x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, g2x की वैल्यू कितनी हो गई? तो g2x का मतलब है कि g यहां x की जगह पर 2x हो जाएगा, तब g2x की वैल्यू यहां पर कितनी मिलेगी, यहां x की जगह पर 2x लिखोगी तो यहां भी हमें x की जगह 2x डालना पड़ेगा। तो हमें इस प्रकार से
साइन 2x मिल जाएगा। ध्यान से समझो, देखो यहां से g आपका ज्यों का त्यों x के जगह पर हम 2x डालेंगे, इसी प्रकार यहां भी देखो साइन ज्यों का त्यों x जगह 2x डालेंगे, तो g 2x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, साइन 2x मिल जाएगी। ठीक है, बस इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर ये संयुक्त फलन gOF x है, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, साइन 2x निकल के आई है। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर ये आपका fog x है, इसकी भी वैल्यू बताओ तो कितनी बताओगे बच्चों। यहां भी इसको कैसे लिखोगे, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि f ऑफ gx, यहां देखो ध्यान से f ऑफ gx इस प्रकार से लिख सकते हो, और बराबर में f ऑफ gx और gx की वैल्यू आपको यहां से साफ साफ सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि साइन x है, यहां पर कितनी वैल्यू है, साइन x। ठीक है, इसके बाद f ऑफ साइन x की वैल्यू बताओ कितनी है। यहां पर आप देख सकते हो जो f फलन है ना, वहां यहां जहां x लिखा है वो x है, तो यहां भी देखो x है ना। तो अब आपको यहां x की जगह क्या लिखना है, साइन x लिखना है। x की जगह इस जगह पे क्या लिखना है, साइन x, तो आप यहां भी x की जगह साइन x लिखोगे तो आंसर आएगा 2 साइन x आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहां पर देखो fog x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 साइन x आएगी, जबकि यहां पर gOF x की वैल्यू साइन 2x आएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपके देखो gOF x और fog x ये क्या है, ये संयुक्त फलन हैं। ठीक है, f और g, f फलन और g फलन के संयुक्त फलन हमने निकाले। ठीक है, gOF x और fog x। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि gOG x बताइए, यहां ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। gOG x का मतलब क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं g, और ये बताया o आपको अगर खत्म करना है तो ब्रैकेट लगाना है, और यहां पर देखो gx इस प्रकार से लिखना है। यहां देखिए g फिर ज्यों का त्यों, और gx की वैल्यू लिख दो। gx की वैल्यू देखो कितनी है, साइन x है भाई, साइन x लिख दो। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, g साइन x की वैल्यू बताओ कितनी है, g और यहां पर साइन x लिख दिया, तो भैया यहां भी हमें साइन x लिखना पड़ेगा, तो साइन साइन x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन साइन x हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां x का मान हमने कितना लिख दिया, x का मान साइन x लिख दिया, तो यहां x का मान साइन x लिखा है, तो यहां भी x की जगह पे साइन x लिखना है, तो साइन साइन x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको gOG x, ये भी आपका एक g और g में संयुक्त फलन बन गया है। g और g को मिला के एक संयुक्त फलन gOG x भी यहां पर कभी पूछा जा सकता है। हालांकि fog और gOG ये ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर f ऑफ f, यहां पर fop ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि fop x की वैल्यू कितनी है, तो आपको लिखना है और f ऑफ, यहां से देखो ये o खत्म करोगे, बड़ा ब्रैकेट बनाओगे और fx लिखोगे यहां से इस प्रकार से। तो f ऑफ, यहां पर देखो ये fx जो लिखा है, उस fx को आपको क्या लिखना है, 2x लिखना है। तो इस तरीके से f 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का मान देखो यहां पर ये x है, और इसके जगह पर लिखना है 2x लिखना है, तो यहां 2x लिखना है, तो जहां ये x है ना, वहां भी आपको 2x लिखना पड़ेगा। तो 2 अपना ज्यों का त्यों, और x को हम क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू बच्चों 4x आएगी। इतनी बात ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये तो सीधी सीधी वाली बात हो गई, ये तो सीधी सीधी वाली बात हो गई। अब आपको यहां पर देखो, यहां पर समझने और परिभाषा वाली सारी बातें समझो कि परिभाषित इसको कैसे करोगे, इसकी भी बात जरूरत है हमें। ये तो सीधे सीधे प्रश्नों को हल करने का एक मेथड हो गया है ना। अब देखो ध्यान दें, इसको रब कर लें। इसको रब करने के बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि संयुक्त फलन का असली मतलब क्या है। देखो ध्यान से, यहां पर हमने बताया कि एक फलन आपके पास कोई f है और वो इस प्रकार से है कि a से b में आपका परिभाषित है। ध्यान से समझो, एक फलन कोई f है जो a से b में परिभाषित है। एक कोई समुच्चय a है, समुच्चय a से समुच्चय b में कोई फलन आपका परिभाषित है। एक दूसरा कोई फलन g है जो कि b से c में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है। तो अब आपका f और g का जो संयुक्त फलन होगा वो g ऑफ x कहलाएगा, जो कि काय से परिभाषित होगा, जो कहां से कहां तक होगा, a से c में होगा, a से c में परिभाषित होगा, a से c में। देखो a से c में, यहां एक डायग्राम से आपको समझ में आएगा। यहां ध्यान से समझो, आपका ये है a समुच्चय, यहां पर लिख लेते हैं ये आपका b समुच्चय है,
यहां पर लिख लेते हैं ये आपका सी समुच्चय है। ठीक है, अगर हम यहां पर इसका एक कोई एक्स यहां पर यहां एक्स लिख ले, ठीक है, यहां से ए से बी में देखो ध्यान दें, ए से बी में एफ है, ए से बी में क्या है, एफ है, तो ये एक्स से हमें क्या मिलेगा, एक्स से हमें यहां पर एफ एक्स मिलेगा। ध्यान से समझो, एफ है ना, तो एफ एक्स, इसको यहां क्या लिखोगे, एफ एक्स, एफ से परिभाषित है ना, ए से बी में आपका फलन एफ द्वारा परिभाषित है। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, अब बी से सी में देखो, बी से सी में क्या है, जी के द्वारा है, तो यहां पर देखो आपको क्या लिखना है, जी लिखना है। तो यहां से अब क्या मिलेगा बच्चों, बताओ यहां क्या मिलेगा, यहां पर ये आपका देखो अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये x का एफ एक्स बन गया, अब उसी तरीके से आपको g और यहां x के जगह पर आपको एफ एक्स लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां ये आपका g ऑफ एफ एक्स लिख के आ गया। अब देखो सीधी बात समझो कि अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई a से c में आपका क्या फलन है, तब a से c में जो फलन होगा वो आपका गॉफ एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गॉफ एक्स कहलाएगा। देखो g ऑफ जे जो लिखा है, g ऑफ एफ एक्स लिखा है, इसको ही हम g ऑफ एक्स कहें, या इसको बिल्कुल ठीक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि g ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो संयुक्त फलन तैयार हुआ है वो a से c में परिभाषित है, a से c में सीधा परिभाषित। ठीक है, जुड़ गया दोनों, ऐसे समझो, ये x था तो क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, और एफ एक्स से अगर b से c में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये g एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो संयुक्त फलन तैयार हुआ है वो a से c में आपका परिभाषित होगा। ये इतनी थ्योरी है बस, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं आपको सीखना है। इस तरीके से फलनों का हम संयोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसके बाद हम कुछ एक उदाहरण लेते हैं, उससे और आपको एकदम क्लैरिटी आएगी। यहां पर एक उदाहरण ले लें जो कि आपकी एकदम बुक का उदाहरण होगा कोई। देखो यहां पर ये हम ले लेते हैं उदाहरण नंबर कोई ले लें, चलो यहां से एक सीरियल से लेते हैं उदाहरण नंबर 15। देखो हम पहले ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर है आपका 15वां। ध्यान से समझो भाई, एग्जाम्पल नंबर 15वां क्या है। देखो इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि एफ जहां 1 2 3 4 से 3 4 5 9, यहां से देखो इस प्रकार से यहां फलन परिभाषित है। एफ जहां इस प्रकार से लिखा है, ये आपका 2 3 4 2 3 4 5, ठीक है, और यहां से ये दिया गया है 3 4 3 4 3 4 5 9, ऐसे यहां पर दिया गया है। ठीक है, एक फलन तो ये है। दूसरा फलन जी यहां पर हमें इस प्रकार से दिया गया है 3 4 5 9 3 4 5 9, और यहां से 3 4 5 9 से 7 11 15 7 11 15, ये हमें देखो इस प्रकार से परिभाषित है। अब हमसे कहा है कि दो फलन इस प्रकार से हैं कि F2 जो दिया गया है, देखो ध्यान दें, F2 की वैल्यू हमें 3 दी गई है, F3 की वैल्यू कितनी दी गई है, F3 की वैल्यू 4 दी गई है, और F4 की वैल्यू कितनी दी गई है, F4 और F5 दोनों की वैल्यू 5 दी गई है। ये दोनों की वैल्यू 5, F4 F5 दोनों बराबर हैं 5, और यहां पर G3 G4 दोनों बराबर हैं, G3 और G4 दोनों ही बराबर हैं 7 के। बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें हमें प्रश्न में दी गई हैं। तथा G5 G9 तथा G5 बराबर G9, ये देखो 5 और 9, G5 G9 दोनों की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है 11, है ना। G5 और कहाँ है भाई सवाल, ये है G5 G9 दोनों की वैल्यू 11 दी गई है, और हमसे पूछा गया है गॉफ का मान बताओ। ये हमारा प्रश्न है, गॉफ का मान बताओ। ये तो हमें सारी चीजें प्रश्न में दी गई हैं, यहां पर सब कुछ ये दिया गया है। एग्जाम्पल में ये सब कुछ चीजें दी गई हैं कि एक फलन कोई एफ है, जो इस प्रकार से परिभाषित है कि 2 3 4 5 से 3 4 5 9 में परिभाषित है। एक फलन कोई जी है जो कि 2 3 4 5 9 से 7 11 15 में परिभाषित है। ठीक है, साथ में यहां दिया गया है F2 का मान 3 है, F3, इसका क्या मतलब है बच्चों, यहां देखो ध्यान से समझो,
मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ये समुच्चय है, एक कोई समुच्चय ये है, और ये समुच्चय जिसके अवयव यहाँ लिखे हैं 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। इसके अवयव यहाँ पर देखो कितने हैं, 3, 4, 5, 9 यहाँ पर अवयव हैं, ठीक है। ये आपका ये फलन है f, ठीक है। यहाँ पर हमें एक कम दिया भैया f2 का मान 3 है, तो f2 का मान 3 है, बिल्कुल ठीक है, f2 का मान 3 है। f3 का मान 4 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। f3 दिया है वो 4 पर स्क्वायर लगा दें, 4 दिया गया है, मतलब 3 का 4 प्रतिबिंब, ऐसे समझो, है ना। और ये आपका 4 और 5 दोनों ही, 4 और 5 ये दोनों ही 5 प्रतिबिंब बना रहे हैं ना, ये 5 पर एरो लगा दें इस पर, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, ये जी फलन की बात बताओ। देखो जी फलन को कैसे बनाना है, ये इस तरीके से जी में परिभाषित है, देखो, ठीक है। और यहां से ये है आपके पास 3, 4, 5, 9, देखो 3, 4, 5, 9 से 7, 11, 15, 7, 11 और 15। यहां पर आप देख सकते हो कि G3 ये है ना 3, तो इसको G3 और G4 दोनों, G3 और G4 दोनों ही साथ हैं, तो यहाँ इस पर और यहाँ इस पर, ठीक है। G3 और G4 दोनों की 7 मान दिए गए हैं। G5, G9 दोनों, G5 और G9 इसको दोनों पर एरो लगाएं 11 पर। ये देखो हमने आपके डायग्राम बना ली। अब देखो मेरी बात समझना, आपको क्या कहा है प्रश्न में कि आप बताएं गॉफ एक्स बताएं, क्या बताएं, गॉफ एक्स। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया गॉफ एक्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझना है। गॉफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, मतलब है इसका, है ना, यही तो हमने बताया। गॉफ एक्स का मतलब क्या बताया, जी ऑफ एफ एक्स बताया, जी ऑफ एफ एक्स बताया। अब यहां पर देखो ध्यान दें, एक्स का मतलब क्या है, यहां देख सकते हो एक्स की ये वैल्यू है ना, एक्स की ये वैल्यू है, वाई की ये वैल्यू है ना। तो हमें क्या चाहिए, गॉफ एक्स चाहिए। और एक्स देखो ध्यान दें, यहां पर आप ये कहते होंगे कि इनको क्यों लिया, इनको क्यों लिया, भैया एफ एक्स की बात करी जा रही है, एफ एक्स एक्स यही तो रहा, है ना। एफ एक्स एक्स, एफ में जो आपका प्रांत है वो आपको लेना है, एफ में जो प्रांत है वो लेना है, एफ फलन का प्रांत लेना है। तो F2, F3, F4, F5 की वैल्यू हमसे पूछी गई, ऐसे आप समझ सकते हो। हमसे काय की वैल्यू पूछी गई है, हमसे पूछा गया है जी ऑफ F2 की वैल्यू पूछी गई है, जी ऑफ F3 की वैल्यू पूछी गई है, जी ऑफ F4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और जी ऑफ F5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। इतने मान हमसे पूछे गए, समझो बात ध्यान से। ये 4 वैल्यू हमें पूछी गई है, तो जब 4 वैल्यू हमें मिल जाएंगी तो समझो हम गॉफ का मान ज्ञात कर पाएंगे। गॉफ का मान तब ज्ञात कर पाएंगे जब 4 इन वैल्यूज को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। गॉफ एक्स का मतलब क्या बताया हमने, बताया एक्स एफ वाले जो प्रांत है उसमें से ये प्रांत है एफ का जो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 एक्स के जगह पर हमें लिखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दें, जी तो ये हमारा हो गया, F2 की वैल्यू बताओ। देखो प्रश्न में F2 की वैल्यू 3 दी गई है, बिल्कुल एकदम बात ठीक है कि नहीं है। यहां से भी देख सकते हो, देखो ध्यान से 2 की वैल्यू 3 दी गई है ना, F2 की वैल्यू 3 दी गई है, तो यहां से हमने F2 को क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब G3 मिल गया, अब G3 का मान बताओ कितना है, G3 और G4 दोनों के मान 7 हैं, तो G3 को हमें क्या लिखना है, 7 लिखना है। क्लियर बात हो गई, ठीक है। तो F2 की वैल्यू 7 निकली, ठीक है। F3 की वैल्यू निकालनी है, तो G तो आप ज्यों का त्यों रखिए और F3 की वैल्यू लिख दें। F3 की वैल्यू बताओ कितनी है, F3 की वैल्यू देखो 4 है। अब बताओ G4 की वैल्यू कितनी है, G4 की वैल्यू भी देखो 7 है, ठीक है। आगे बढ़ो, G और F4 लिखा है, F4 की वैल्यू कितनी है, F4 F5 दोनों की ही वैल्यू 5 है। अब हमें G5 की वैल्यू देखनी है, G5 की वैल्यू देखो कितनी है, G5 की वैल्यू बच्चों 11 है। क्लियर हो रहा बात। यहां देखो GF, यहां पर GF5 और F5 को हमें क्या लिखना है, 11 लिखना है। F5 को क्या लिखना है, F5 को देखो ध्यान दें, F5 को 5 लिखना है, गलती हो रही है। F5 को क्या लिखना है, 5 लिखना है, ठीक है। F5 को क्या लिखना है, 5 लिखना है। F5 का मान 5 लिख दिया, F5 का मान 5,
और G5 का आप देखिए G5 का मान कितना लिखोगे, 11 लिखोगे। तो इस तरीके से देखो ये हमारा गॉफ का मान हमसे पूछा गया था, तो ये गॉफ का मान निकल के आया। ठीक, गॉफ का मतलब हमें क्या करना है, गॉफ मतलब उसमें ये प्रांत में ये लिखना है, एक्स के मान लिखना है 2 3 4 5, इसको याद रखने वाली बात है, बाकी और कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण नंबर 15वां है। ठीक है, आपकी बुक में है, आप उससे भी देख सकते हो, यहां से भी देख लो। एक और उदाहरण देखते हैं, देखो इसी से लगा हुआ बिल्कुल एकदम एक और इसके आगे का उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए इसके आगे जो लगा हुआ उदाहरण है वही देखो क्या लिखा है इसमें, उदाहरण नंबर 16 है और यहां पर लिखा हुआ है, देखो लिख देते हैं, एग्जाम्पल नंबर है आपका ये 16वां है ना, 16वां उदाहरण देखें। लिखा है यदि f r से r में है, f फलन कोई इस प्रकार से है कि वो r से r में है और g फलन भी ऐसा ही है कि r से r में ये भी है, और हमसे कहता है कि क्रमशः देखो यहाँ पर fx फलन जो दिया गया है वो तो fx बराबर तो हमें दिया गया है, fx बराबर cos x दिया गया है, और यहाँ से fx बराबर कितना हो गया, fx बराबर cos x और gx बराबर 3x स्क्वायर। क्या है, gx बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर दिया गया है, बिल्कुल इतना सा काम है। ठीक है, और हमसे कहा है कि गॉफ और फॉग दोनों की वैल्यू बताइए, है ना। क्या पूछा गया है, गॉफ का मान भी पूछा गया है और फॉग का मान भी पूछा गया है। ठीक है, दोनों संयुक्त फलनों का मान हमसे पूछा गया है। क्लियर बात है, बड़े आराम से समझने की कोशिश करें। देखो ध्यान दें, हमें सबसे पहला काम तो ये है भाई कि हमें गॉफ एक्स बराबर गॉफ एक्स, देखो गॉफ लिखा है ये फलन काहे में है, एक्स में है, तो आपको यहाँ पर गॉफ एक्स इस प्रकार से समझो लिखना है। ठीक है, गॉफ का मतलब गॉफ एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स, और हमने आपको ये बात अच्छे से बताई है कि जो बीच का ओ है ना, इसको जब खत्म करते हैं तो एक ब्रैकेट बड़ा सा लगा लेते हैं, तो ये हो गया जी एफ एक्स हो गया। अब आगे क्या करना है, जी और एफ एक्स जो लिखा है इस एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे। अब आगे देखो ध्यान दें, जी कॉस एक्स, जी यहां पर cos x देखो लिखा जाए तो g cos x तभी तो बनेगा जब x का मान cos x लिखेंगे, तो भाई यहां भी x का मान cos x लिखना पड़ेगा, 3 अपना ज्यों का त्यों, और x का मान हम लिखेंगे cos x और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है बात कि नहीं, तो g cos x को हम क्या लिखेंगे, 3 cos x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, और इसको भी देखो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 cos x का स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर x भी इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये तो आपका हो गया गॉफ x का मान। ठीक है, गॉफ निकल आया। अब फॉग की बात करें, देखो ध्यान दें, फॉग x कैसे निकालोगे, फॉग x का मतलब f ऑफ gx आपको ऐसे लिखना है, ध्यान से समझो, हमने बताया ओ हटाओ और बड़ा ब्रैकेट लगाओ, बस इतनी सी बात है। और अब आगे देखो ध्यान दें, f तो ठीक है, gx लिखा है, gx, इस gx को ध्यान से समझो, तो gx बराबर 3x स्क्वायर है, आपको यहां 3x स्क्वायर लिखना है। ठीक है, gx की वैल्यू कितनी है, gx की वैल्यू 3x स्क्वायर है। अब आ जाओ देखो f वाले फलन पर आ जाओ, तो f 3x स्क्वायर लिखा है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, जबकि यहां पर देखो ध्यान दें x का मान ये है ना, x यही तो x है, और इसको हमें क्या लिखना है, इसकी जगह 3x स्क्वायर लिखना है। तो यहां पर अगर 3x स्क्वायर लिख दिया जाए तो फिर यहां भी हमें 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो cos x की जगह पर 3x स्क्वायर इस प्रकार से आपको लिखना है। देखो ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो, यहां पर जहां x था वहां x की जगह पर 3x स्क्वायर ही तो लिखा है, तो यहां भी वही बात कर दें, cos और x की जगह पर 3x स्क्वायर लिख दें। तो इस तरीके से ये देखो फॉग x की वैल्यू आई, तो इस तरीके से यहां गॉफ x और फॉग x की वैल्यू देखो ज्ञात की गई। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल से सारे प्रश्न बहुत अच्छे से आपके आराम से हो सकते हैं अगर आपको थोड़ी भी समझदारी से आप काम करोगे तो। ठीक है, इसको भी नोट करो। और देखो आगे सवाल देखते हैं कुछ और बच्चों, इसी में ये भी साथ साथ में कहा गया है कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि गॉफ का मान फॉग के मान के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है, आप देख सकते हो यहाँ जो गॉफ का मान है वो 3 cos स्क्वायर x है, जबकि फॉग का मान है वो कितना है, cos 3x स्क्वायर है। क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। तो आपको यहां पर लिखना है चूंकि 3 cos स्क्वायर x डज नॉट इक्वल टू
cos 3x²। ये बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये और ये बराबर नहीं है, तो आपको लिखना है गोफ डज नॉट इक्वल टू फॉग लिखना है। ठीक है, ये देखो प्रूव हो गया, इतनी सी बात है। क्लियर बात है। चलो और आगे देखो कुछ प्रश्न देखते हैं इसी में। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बच्चों सब कुछ बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल सा है, सब कुछ बहुत आराम से आप कर सकते हो। आगे के प्रश्न भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप जो उदाहरण दिए गए हैं इनको आप करें। और अब हम लोग पहुंचते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन क्या है? ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं, इस पर देखो थोड़ी चर्चा कर ली जाए। ठीक है, इसको रब करके और हम लोग व्युत्क्रमणीय फलनों की बात करें। देखो व्युत्क्रमणीय फलन क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? जैसे व्युत्क्रम का मतलब तो आप समझते ही हो, क्या होता है व्युत्क्रम का मतलब तो समझते ही हो। व्युत्क्रम का मतलब 1/, में ऐसे समझ सकते हो, है ना। किसी भी फलन का अगर व्युत्क्रम चाहिए तो कैसे ज्ञात करते हो? देखो ध्यान दें, अगर हमारे पास एक इसका भी हम चलो एक उदाहरण से ही बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फलन f(x) है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंक कर लें, फिर इसके बाद देखो। तो यहाँ पर एक फलन हम कोई इस प्रकार से देखो f(x) बराबर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं 3x+4। चलो एक हमने फलन ले लिया कोई f(x) बराबर 3x+4। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? हम सीधा प्रश्न पे स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद परिभाषा बताएंगे, बिल्कुल आराम से समझ में आएगी। देखो कोई फलन f(x) बराबर 3x+4 है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? आपसे ये पूछा जाए। बच्चों व्युत्क्रम बताने से पहले व्युत्क्रम का अर्थ समझो। क्या है अर्थ व्युत्क्रम का? जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें x का मान 2 डाल दें, कितना डाल दें? 2। तो यदि x का मान 2 यहां पर डाल दिया जाए तो आप बताओ कि f2 की वैल्यू कितनी आएगी? आपको यहां लिखना है 3 गुणे, क्या लिखना है? 3 गुणे 2 + 4 लिखना है। 3 और x के जगह पर हमने 2 लिख दिया, +4 लिख दें तो 3 दूनी 6 और 4 10 हो जाएगा, है ना। f2 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब सीधी बात है कि अगर x बराबर 2 यहां डाला गया तो यहां पर हमें 10 रिजल्ट में मिला है। ठीक, अब एक ऐसा फंक्शन हमें ढूंढना है जिसमें 10 डाल दें तो हमें रिजल्ट 2 मिले। ध्यान से समझो, उल्टा काम होता है। क्या करना होता है? अगर हम f(x) बराबर 3x+4 है और इसका हमें व्युत्क्रम फलन ढूंढना है, व्युत्क्रम फलन ढूंढना है, तो व्युत्क्रम फलन तब निकाल सकते हो जैसे हम x बराबर 2 डालें और 2 पर हमारी वैल्यू कितनी आई? 10 आई। x बराबर 3 डालें तो 3 पर हम f3 की वैल्यू कितनी निकालेंगे? यहां देखो 3 गुणे 3 + 4, 3 × 9 4 13। ऐसे ही x बराबर 4, x बराबर 5, ऐसे ही तो यदि यहां पर इस प्रकार से देखो, हम अभी तक ऐसे करते रहे, इस प्रकार से करते रहे कि भाई यहां पर हमने देखो ध्यान दें 2 डाला तो इसका रिजल्ट हमें कितना मिला? 10 मिला। देखो जब 2 डाला तो इसका हमें 10 मान मिला। अगर हमने 3 यहां पर डाला तो हमें देखो 13 इसका मान मिला। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये आपका a है और ये आपका b है और ये आपका f है। बात ध्यान से समझना, a से b में आपका कोई फलन है और जब 2 हमने यहां पर डाला तो देखो हमें 10 मिला। अब हम एक ऐसा फलन ढूंढना चाहेंगे जो इसका व्युत्क्रम हो, तो व्युत्क्रम कब होता है? ध्यान से समझो, अगर ये फलन आपका f जो है वो a से b में परिभाषित है, a से b में परिभाषित है, तो हमारा जो व्युत्क्रम फलन होगा वो हमारा व्युत्क्रम फलन का मतलब क्या है? f का व्युत्क्रम f इनवर्स लिखा जाता है। तो f इनवर्स जो होगा वो कैसे होगा? वो b से a में होगा। ध्यान से समझो कैसे होगा। f का इनवर्स f इनवर्स होता है, f यदि a से b में है तो उसका इनवर्स b से a में होगा। तो अब आपको मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 2 डाला तो 10 मिला। तो यदि ये ऐसा हो जाए कि 10 डालें और 2 मिल जाए तो समझो वो फलन इसका व्युत्क्रम फलन कहलाएगा। वो फलन क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम फलन कहलाएगा। यदि ऐसा हो जाए, ध्यान से समझो, ऐसा हो जाए कि ये b से a में हो जाए, मतलब ये हमारा व्युत्क्रम फलन जिसको हमने f इनवर्स लिखा है, तब अब ये हमारा b है, b से a में हो जाए, b की वैल्यू यहाँ पर देखो 10 और 3 और यहाँ पर 10 से देखो 2 संबंधित हो जाए और 13 से 3 संबंधित हो जाए।
13 से कितना 3 संबंधित हो जाए, ध्यान से सब ठीक है। जैसे ये वैल्यू हमने डाली थी तो हमें ये रिजल्ट मिला था, तो अब हम एक ऐसा फलन ढूंढेंगे जिसमें ये वैल्यू डालें हमें ये रिजल्ट मिले, तो वो फलन उस फलन का व्युत्क्रम फलन कहलाएगा। वो फलन इस वाले फलन का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम फलन कहलाएगा। देखो बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही लिखा रहने दो। देखो यही हम इसका व्युत्क्रम ढूंढने की कोशिश करें कि व्युत्क्रम फलन क्या होता है, ध्यान से समझना है। जैसे थोड़ी देर के लिए इनको हम यहां पर चलो एक लिखा रहने, इसका अब हम अगर व्युत्क्रम बच्चों ज्ञात करना है तो व्युत्क्रम करने का एक तरीका समझ लो, कैसे हम व्युत्क्रम फलन, किसी फलन का व्युत्क्रम फलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान दें, ये लिखा ना, तो इसका अगर हमें व्युत्क्रम चाहिए तो fx को हम y लिख लेते हैं। ये तो पता ही है कि fx बराबर y तो होता ही है ना। तो हम fx को y लिख लें और 3x + 4 ये हमारा ज्यों का त्यों। तो अब हम इसकी मदद से x की वैल्यू निकालें, ध्यान से समझो। यदि इसकी मदद से x की वैल्यू निकाली जाए तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, y - 4 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, y - 4 हो जाएगा। या ये कहें कि x बराबर हो जाएगा y - 4/3 हो जाएगा। तो बच्चों ये फलन हमने देखो निकाला, ये फलन, यह फलन ही वास्तव में f इनवर्स है, अर्थात f का व्युत्क्रम है। इस फलन को कहीं इसको ही हम gy लिख लेते हैं, क्योंकि ये y में है ना, y में फलन है। तो यहां पर याद रखिए f इनवर्स कहा जाए या gy कहा जाए, कहीं gy लिखा है, कहीं f इनवर्स लिखा है, आपको भ्रम नहीं करना है, एक ही बात है। यहां पर जो g फलन है वो f फलन का व्युत्क्रम है। अभी चेक कर लेते हैं, देखो है या नहीं। हमने आपको क्या बताया था, ये कि यदि 2 डालो तो 10 मिले, और यदि व्युत्क्रम फलन होगा तो फिर हम 10 डालें तो 2 मिलेगा। यहां डाल के देख लो, यहां y की वैल्यू अगर हम 10 डाल दें तो फिर हमें x की वैल्यू देखो 2 मिल जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। तो इसका मतलब ये आपका निश्चित रूप से फिर व्युत्क्रम फलन हो गया, समझो। व्युत्क्रम फलन बराबर हमने क्या बताया, देखो y का मान क्या डालोगे, y का मान हम यहाँ 10 डाल दें, -4/3 लिख दें, तो 10 में से 4 घटाओगे यहाँ पर 6, और 6/3 बराबर बच्चों 2 मिलेगा। देखो ध्यान दें, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब 10 डाला तो 2 मिल गया, इसका मतलब ये भैया इसका व्युत्क्रम है, पक्की बात है। इसका व्युत्क्रम क्या है, ये फलन इसका व्युत्क्रम है, ठीक है। f फलन का व्युत्क्रम क्या है, f इनवर्स, जिसको gy से भी हमने डिनोट कर लिया है, ठीक है। तो इसको चाहे gy पढ़ें या f इनवर्स पढ़ें, तो व्युत्क्रम फलन समझ में आया कि अगर कोई फलन, देखो अब इसकी गणती परिभाषा हम आपको बता दें, गणती परिभाषा कैसे लिखोगे, है ना। इसको रब कर दें। गणती परिभाषा देखो व्युत्क्रम की हम आपको बता दें कि व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है। व्युत्क्रम फलन, ध्यान से समझो, व्युत्क्रम फलन कब होता है। देखिए, अगर आपका कोई फलन f है जो a से b में परिभाषित है, तब ध्यान से समझना है, गणती परिभाषा बता रहे। अब तो अभी आप समझ गए कि a से b में है, तो यदि b से a में हो जाए तो समझो वो आपका f का इनवर्स कहलाएगा। इतनी बात तो है। यहां पर गणती परिभाषा इस प्रकार से भी देखो आपको सिद्ध करनी होगी कि f a से b में है, f a से b में है, तब एक कोई g फलन b से a में व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ध्यान से समझो, f फलन a से b में है, तब एक g फलन b से a में व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि, और यदि, बहुत ध्यान से समझो, ये अब गणती भाषा समझा रहे हैं आपको। क्या करना है, यदि एक फलन कोई f है जो a से b में परिभाषित है, एक कोई फलन g है वो b से a में, मतलब पहले a से b में था, तो अब क्या है, b से a में है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये आपका व्युत्क्रमणीय होगा। और व्युत्क्रमणीय तभी होगा यदि, ध्यान से समझो, ये फलन जो g है वो व्युत्क्रमणीय तभी कहलाएगा यदि ऐसा हो कि आप गोफ x यदि आप गोफ x निकालें और गोफ x बराबर x आ जाए, तथा होग y निकालें तो ये आपका y आ जाए। यदि ऐसा आता है तो आपका ये g फलन है
वो एफ का व्युत्क्रमणीय कहा जाएगा। ध्यान से समझो, ये गणितीय परिभाषा है कि यदि एफ ए से बी में है, ये कोई फलन है एफ जो ए से बी में है, तब जी फलन बी से ए में अगर होता है तो जी फलन को व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ये जी फलन व्युत्क्रमणीय कहलाएगा तब यदि ये दोनों शर्तें हों कि आप गॉफ एक्स निकालें और गॉफ एक्स का मान एक्स निकल के आए, फॉग बाई निकालें, फॉग बाई का मान बाई निकल के आए। एक और यहां पर ऐसे भी कभी सिंबल दे देते हैं, उसको भी आप याद रखिए। आइडेंटिटी फंक्शन है, इसको आई एक्स भी लिख लेते हैं। आई एक्स का मतलब एक्स होता है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से ये जो आई यहां पर बाई लिखा है, इसको बाई आई बाई लिखा है। देखो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, इसमें आपको भ्रम नहीं करना है, ठीक है। गॉफ एक्स बराबर एक्स कहें या आई एक्स कहें एक ही बात है, और फॉग बाई को बाई कहें या आई बाई कहें ये भी एक ही बात है, ठीक है। तो यदि ऐसी कंडीशन लागू होती है, ठीक है, तो ये जी फलन एफ फलन का व्युत्क्रम फलन कहलाता है, ठीक है। बात एक और बच्चों बात है, एक और बात है, हर फलन का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आप जैसे आपसे हम ये कहें कि कोई फलन है हमारे पास, ये लो दो कोई आपके समुच्चय हैं, मान ले एक ए समुच्चय एक बी समुच्चय, ध्यान से समझना है। एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है, और यहां से ये एफ ए से बी में परिभाषित है, एफ फलन ए से बी में परिभाषित है। मान लेते हैं कि ए के अवयव हैं 1 2 3 4 कुछ ऐसे मान लिए, बी के अवयव यहां मान लें ए बी सी डी, मान लें ये आपके बी के अवयव हैं। तब यदि ऐसा हो कि एक ए से संबंधित हो, 2 बी से संबंधित हो, 3 सी से संबंधित हो, 4 डी से संबंधित हो, तो इसको हम देखो किस प्रकार लिखेंगे। ये एफ बराबर कैसे करोगे, ध्यान से समझना। एफ बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो एफ बराबर देखो 1 ए लिखेंगे, 2 बी लिखेंगे, 3 सी लिखेंगे और 4 डी लिखेंगे। ये पुरानी बातें हैं, बिल्कुल एकदम पुरानी बातें, कुछ नई बातें नहीं है। इस प्रकार से ये देखो हमारा फलन हो गया, है ना। इसी प्रकार तो बनाते हैं। अब आपसे कोई कहता है कि इसका व्युत्क्रम बताओ, क्या कहता है कि इसका व्युत्क्रम बताओ, तो इसका देखो व्युत्क्रम कितना होगा, ध्यान से समझो, इसका व्युत्क्रम कितना होगा। तो अगर इसका व्युत्क्रम की बात करें तो बच्चों हमें इस एफ का व्युत्क्रम एफ इनवर्स कैसे हमें प्राप्त होता है कि ये फलन ए से बी में था तो ये बी से ए में हो जाए तो इसका ये व्युत्क्रम कहलाएगा। ये आपका एफ इनवर्स तभी तो कहलाता है। एफ इनवर्स तब होगा जब बी से ए में हो। अभी ए से बी में था तो अब क्या होना चाहिए, बी से ए में परिभाषित होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बी के अवयव हैं देखो ए बी सी डी, और ए के अवयव हैं 1 2 3 4, ध्यान से समझो, ठीक है। तब यहां पर ये देखो ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड और डी 4 से कनेक्टेड। तो यहां पर एफ इनवर्स जो होगा, एफ इनवर्स वो किस प्रकार से होगा कि ए कोमा देखो ध्यान दें ए कोमा 1 होगा, यहाँ बी कोमा 2 होगा, यहाँ सी कोमा 3 होगा, यहाँ पर डी कोमा 4 होगा, ध्यान से समझो। अगर एफ फलन आपका ये है तो उसका इनवर्स देखो ये कहलाएगा। इसका डायग्राम वगैरह और ना कुछ बनाएं तो एक दूसरा तरीका ये है कि इनके युग्मों को यूं ऐसे उलट के लिख दो। देखो 1 ए है ना तो ए 1 हो जाएगा। अगर एफ बराबर ये है तो इसका इनवर्स आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उनको उलट उलट के सभी अवयवों को उलट के लिखना है, ठीक है। इनकी इमेज उलट दो, 1 ए है तो आपको क्या करना है ए 1 लिखना है, 2 बी है तो बी 2 लिखना है, ठीक है। इस प्रकार ये सब उलट के लिख दो तो आपको यहां से देखो ए इनवर्स मिल जाएगा, मानी एफ का इनवर्स मिल जाएगा। अगर एफ है ये तो ये एफ का इनवर्स होगा, ठीक है। बात आई क्लियर समझ में। अच्छा ये बता दो, हम आपको ये बताने जा रहे थे कि किन फलनों का इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या सबका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है? बच्चों नहीं, सबका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल उन फलनों का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है जो एकैकी हैं और आच्छादक भी हैं। जो फलन एकैकी हैं, आच्छादक हैं, केवल और केवल उन्हीं का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वही फलन आपके व्युत्क्रमणीय फलन होते हैं जिनमें जो एकैकी होते हैं और आच्छादक भी होते हैं।
यदि एकाकी है आच्छादक नहीं है, दो में से एक नहीं है तो समझो व्युत्क्रमणीय नहीं है। दोनों होने चाहिए, एकाकी भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए, मतलब बिजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एकाकी आच्छादी होना चाहिए, तभी इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब बताओ ये कैसे कह दिया कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए, इसके लिए क्या शर्त है? देखो उसको भी समझो। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई, इसको रब कर लें, बच्चों नोट करते रहें बिल्कुल एक एक करके सारे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से पढ़ लिए तो बड़े आराम से आप लोग सवालों को कर सकेंगे। क्वेश्चन तो बड़े आसान से होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है। यहां देखें, हम आपसे बताना ये चाह रहे थे कि सभी फलनों के इनवर्स ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। किसके नहीं किए जा सकते हैं? जो फलन एकाकी और आच्छादक होते हैं, केवल उन्हीं के किए जाते हैं। दोनों होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान दें, इस प्रकार से एक कोई दो हमने समुच्चय लिए, एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय बी हो गया, और ये ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, यहां पर इसको हम 1 2 3 4 लिख लें, और इसके अवयव हम लिख लें ए बी सी लिख लें, मान लो डी लिख दें। चलो ठीक है, ठीक है बात। अब देखो ध्यान से समझो, अगर हम आपसे ये कहें कि 1 ए से कनेक्टेड है, 1 ए से कनेक्टेड है, 1 ए से कनेक्टेड है, और ये आपका 2 भी ए से कनेक्टेड है, और 3 आपका यहाँ 3 सी से कनेक्टेड है, और 4 डी से कनेक्टेड है, तो अब आप हमें ये बताओ कि ये आपका फलन, ये फलन आपका कैसा फलन है? ये एकाकी नहीं है, बहु एकाकी है। ध्यान से समझो, दो प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब है, इसलिए इसको क्या कहोगे? ये आपका बहु एकाकी है, एकाकी नहीं है। तो ठीक, हमने मान लिया एकाकी नहीं है, तो भाई फिर इसका हम इनवर्स क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? भाई इसलिए इसका इनवर्स बच्चों ज्ञात हम नहीं कर सकते, क्योंकि ए से बी है, तो हमें इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें फलन को क्या चाहिए? बी से ए होना चाहिए। तो देखो ध्यान में, बी यहां लिख लें, ए यहां लिख लें, बी यहां लिख लें, ए यहां लिख लें, और ये अब आपका एफ इनवर्स हो जाएगा। यही तो बात है, एफ इनवर्स हो जाएगा, यही तो कह रहा फलन। ध्यान से समझो, अगर ऐसा होता है तो ये देखो बी वाले ए बी सी डी यहां लिख ले, और यहां पर देखो 1 2 3 4 लिख लें। अब आपने देखा कि ये ए है ना, ए है जो वो 2 से कनेक्टेड है, ए है वो 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है, तो ए जो है वो 1 से कनेक्टेड है और 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आगे हम कनेक्शन जोड़े या ना जोड़े, बात हमारी खत्म। कैसे? हमने आपको ये बताया था कि फलन कभी, कोई संबंध फलन तभी होता है जब केवल और केवल इसके सभी अवयवों का यहां प्रतिबिंब हो और प्रतिबिंब अद्वितीय हो। यही तो बात बताई थी। तो भाई इस ए का तो देखो 2 प्रतिबिंब बन गए, इस ए ने एक के साथ में प्रतिबिंब बनाया और 2 के साथ में भी बनाया, यहां तो इसने ए के साथ 2 से संबंध बना लिए, 2 अवयवों से संबंध बना लिए। तो इसका मतलब इस ए का यहां पर अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब अद्वितीय नहीं रहा तो इसका मतलब ये फलन ही नहीं रहा, और जब फलन ही नहीं रहा तो फिर हम उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करें? बात आई समझ में कि नहीं? तब हम उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करें? हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। तो याद रखिए, एकाकी होना जरूरी है। अब आच्छादक की बात बताओ, आच्छादक होना क्यों जरूरी है? आच्छादक होना क्यों जरूरी? अगर हम इसी में बात करें, यहां पर देखो ए बी सी डी ये है ना, और इसको यहां से अब हमने देखो कैसे कनेक्ट किया था। ए का हमने 1 2 से कनेक्ट कर लिया था, बी को 3 से कनेक्ट करना है, बी को 3 से, सी को 4 से कनेक्ट करना है, सी को 4 से कनेक्ट करना है। तो देखो अब ये डी हमारा अकेला बच गया। हमने आपको परिभाषा बताई थी कि फलन तभी होता है जब ए के, मतलब इसके प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में प्रतिबिंब बनना चाहिए और अद्वितीय बनना चाहिए। तो यहां पर देखो इसने तो कोई किसी से प्रतिबिंब नहीं बनाया, इस डी ने इसमें यहां कहीं प्रतिबिंब नहीं बनाया। इसका मतलब बच्चों ये आपका संबंध ही नहीं है, सॉरी फलन ही नहीं है। फलन के लिए 2 बातें कि यहां पर जितने अवयव हैं उनका सबका यहां प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ डी का प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब ये फलन नहीं है, और जब फलन ही नहीं है तो बच्चों इसका इनवर्स हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो याद रखिए, कभी भी किसी फलन का अगर हमें इनवर्स ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें जरूरी है कि वो फलन इनवर्सिबल तभी हो सकता है जब वो एकाकी हो और आच्छादक हो।
ठीक है, 1 1 एंड 1 2 दोनों होना चाहिए, अर्थात बिजेक्टिव होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि फलन हमारा इन्वर्टेबल है। बात आई समझ में? क्लियर? बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं, इतनी बातें हैं केवल इसमें। यहां पर तो हमने आपको 2 टॉपिक बताए, एक तो फलनों का संयोजन और दूसरा आपका फलनों का व्युत्क्रम होना, है ना। फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है, उसका व्युत्क्रम फलन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों बातें हमने आपको बताई। उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बच्चों। यहाँ पर देखो एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से हम यहाँ पर एक व्युत्क्रम फलन का कोई उदाहरण ले लेते हैं और फिर इसके बाद में हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। चलो यहाँ ही से कुछ एक व्युत्क्रम फलन के लिए देखो ध्यान दें, एक एग्जाम्पल कोई बड़ा सा ले लें, ले हो 25वां देखो एग्जाम्पल लिख लें, जिसमें काफी कुछ बातें आपको सीखने को यहाँ से मिल सकती हैं। 25वां एग्जाम्पल देखो, ठीक है बच्चों। यहाँ से सारे बचे हुए एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, बहुत जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। किसी प्रकार से अगर हमने बताया कि कोई समस्या आती है तो एक बार नहीं 2 बार उसको पढ़ लें, फिर भी कोई समस्या आती है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ लें। यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर 25 हम बताना चाह रहे हैं आपको, समझो बहुत ध्यान से। यहाँ पर फलन n से r में परिभाषित है, देखो ध्यान दें, ये है एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25। देखो ध्यान दें, फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि n से r में परिभाषित है और फलन यहाँ पर fx बराबर देखो क्या दिया गया है, fx बराबर हमें दिया गया है 4x² प्लस में यहाँ दिया है 12x और प्लस का दिया गया है 15, ये आपका फलन दिया गया है, ठीक है। इसके द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध करिए कि f n से s, जहां s f का परिसर है, व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम भी आपको ज्ञात करना है। ध्यान दें, यहां पर हमसे ऐसा कहा गया है कि सिद्ध करके हमें ऐसा बताओ कि f n से s में है, ठीक है। जहां s क्या है, s का मतलब है f का परिसर। इस s का क्या मतलब है, s का मतलब है f का परिसर, f का परिसर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये परिभाषित है, हमसे पूछा गया है इसका व्युत्क्रमणीय बताइए, इसका व्युत्क्रम बताइए, व्युत्क्रमणीय है ये सिद्ध करिए, है ना। और फिर इसके बाद प्रतिलोम बताइए। तो व्युत्क्रमणीय है, इसके लिए देखो बच्चों हमने क्या बताया आपको याद करो। पहले तो हम इसका व्युत्क्रम निकाल लें, पहले तो बड़ी सामान्य सी बात है कि इसका हम व्युत्क्रम निकाल लें। याद करो कि व्युत्क्रम के लिए बच्चों हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि भाई इसको जो फलन हमें दिया गया है उसको हम y बराबर लिख लें और फिर किसी तरीके से उसको हल करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू होगी बस वही फलन हमारा व्युत्क्रम फलन होता है। इस f का व्युत्क्रम हमें मिल जाएगा, जो भी x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो। तो यहां से हमें क्या करना है, देखो ध्यान दें, यहां से fx को हम y मान लेते हैं, माना fx बराबर y, इसको हमने y मान लिया। अब यहां पर देखो y लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा y बराबर 4x² और प्लस का ये है 12x प्लस में 15, ठीक है। इसके बाद अब देखो इसको और आगे हल करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। y बराबर इसमें एक काम करते हैं, इसका पूर्ण वर्ग बना लें। कितना कर दें, इसको अगर हम पूर्ण वर्ग बनाएं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2x का होल स्क्वायर तो ऐसे लिख दो, 4x² को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये लिखा है 12 तो ये होता है 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो 3 त्रिका हमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझना है, यहां पर 9 लिखना है, 9 और प्लस 6 लिखना है। ध्यान से समझो, देखो हमें 15 को हमने 2 जगह तोड़ दिया, 9 प्लस 6 लिख दिया, 9 प्लस 6 15 होता है कि नहीं। हम पूर्ण वर्ग के रूप में इसको लिखना चाहते हैं तो अब हम क्या कर दें, यहां पर देखो 2 इंटू में 2x इंटू में 3 ऐसा लिख दें। ध्यान से समझो, इतनी बात देखो बच्चों ध्यान से समझने हैं आपको। यहां देखो इस 12x को हमने लिख दिया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12x, हो गया कि नहीं हो गया। इस 12x के जगह पे हमने लिख दिया 2 दूनी 4 और 4 में 3 का गुणा 4 तिया 12x हो गया,
15 को हमने लिख दिया 9 + 3। ऐसा हमें करने से क्या नतीजा मिल रहा है, इसको देखो ध्यान से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। y बराबर यहां से देखो 2x का होल स्क्वायर है और यहां पर 2 इंटू में 2x इंटू में 3 प्लस यहां 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 6 लिख दें। बताओ अब ये आपको दिखने लगा होगा कि ये भाई पूर्ण वर्ग है। काय का पूर्ण वर्ग है, बताओ भाई काय का पूर्ण वर्ग है, बता दो जल्दी से बता दो, ये काय का पूर्ण वर्ग है। तो बच्चों यहां पर ये 2x + 3 का होल स्क्वायर है, बोलो है कि नहीं, प्लस 6 आपका ये वाला जो का त्यों। इसका आप होल स्क्वायर खोल के देखो ये आता भी है या नहीं। यहां देखो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 2x का स्क्वायर ये लिखा है, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे देखो 3 का स्क्वायर ये लिखा है, प्लस अब इन दोनों का गुणा करके दूना करना होता है, दोनों का गुणा 2x + 3 हो जाए, देखो 2x × 3 दोनों का गुणा हो गया, इसका दूना भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2x + 3 का होल स्क्वायर है और प्लस 6 आपका ज्यों का त्यों। बच्चों आपने यहां पर इस प्रश्न को देखो हमने y बराबर ये ऐसे बना लिया। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का 6 इधर ले आओ, प्लस का 6 इधर ले आओ तो y में से घट जाएगा, मतलब 2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा y - 6। ध्यान से समझो, 2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर y - 6 हो जाएगा। अब यहां से ये वर्ग खत्म करें तो वर्गमूल का निशान लगा सकते हो। 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का निशान लगाओ, y - 6 लिख दो। ठीक है, यहां से 2x + 3 की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर खत्म करोगे तो हमें क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। बात क्लियर समझ में आई। एक बात और आपको यहां से आ रही होगी कि जब वर्ग खत्म किया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। बच्चों यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया कि जो n का मान है वो नेचुरल नंबर है, इसलिए आपको केवल और केवल प्लस रखना है। ठीक है, तो यहां से और आगे देखो ध्यान दें, अगर 2x बराबर हम निकालना चाहें तो +3 उधर ले जाओ तो अंडर रूट में y - 6 और ये माइनस का 3। अब 2 से यहां डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x का मान मिलेगा अंडर रूट y - 6 माइनस में 3 और ये 2 से देखो इसको हम डिवाइड कर लें, ये x का मान निकल के आया। हमने जैसा कि बताया जो x का मान निकलता है वह मान ही दिए गए फलन का व्युत्क्रम होता है। ये समझो f इनवर्स निकल आया, इसको हम f इनवर्स कह सकते हैं या दूसरा फलन f इनवर्स बराबर g मान लें तो हम इसको gy भी कह सकते हैं। g फलन है वो क्या है, f का इनवर्स है। ठीक है, g फलन है वो क्या है, f फलन का इनवर्स है। तो यहां से हमें f इनवर्स की वैल्यू पूछी गई थी, f इनवर्स बराबर होता है gy और gy बराबर हमने निकाला है कितना, ये आपका देखो अंडर रूट y - 6 माइनस में 3 और पूरा टोटल में बटे जो है वो 2 है। ठीक है, ये हमने देखो इसका व्युत्क्रम निकाल लिया। अब हमें देखो एक बात और यहां से देखो पूछी गई है, एक बात और पूछी गई कि व्युत्क्रम तो हो गया, अब हमें एक बात और यहां पर देखो प्रूव करके दिखानी है। क्या है बच्चों, यहां देख लेते हैं। यहां से हमसे एक बात और कही गई है कि इसका प्रतिलोम तो बताना है और ये इसका व्युत्क्रमणीय है। भाई व्युत्क्रम तो निकल आया, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय तो है ही है, लेकिन व्युत्क्रमणीय कैसे है ये तो अभी सिद्ध नहीं हो सकता ना। तो उसके सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक गणितीय फॉर्मेट है, उसको भी हमें दिखाना होता है। वो क्या है, हमें क्या करना है, गॉफ x की वैल्यू निकालनी है और यदि गॉफ x बराबर x आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, गॉफ x बराबर कितना आ जाए, x आ जाए और फॉग y बराबर y आ जाए, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह देते हैं कि ये फलन जो निकाला है हमने, g फलन जो निकाला है वो f फलन का व्युत्क्रम फलन है, ये सिद्ध हो जाता है। क्लियर बात है। तो बस हम गॉफ x पहले निकालें, फॉग y निकालें और फिर देखें कि ये आते हैं, आइडेंटिटी आ रहे हैं या नहीं। तो गॉफ x बराबर कैसे निकालते हैं, यहां लिख दें g ऑफ, देखो ध्यान दें, ओ खत्म करें, बड़ा ब्रैकेट लगाएं और यहां पर हम fx लिख दें। ध्यान से समझनी है बच्चों, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ठीक है, पूरा ध्यान यहीं पर रखना है। अगर आपने इधर उधर थोड़ा भी भटका दिया तो भाई आप बिल्कुल आप अपने खुद जिम्मेवार हो, हम नहीं समझ सकते। ध्यान दें, जी आपका ज्यों का त्यों fx की वैल्यू रख दो। fx की वैल्यू कितनी है, यहां से fx जो हमने निकाला है, fx की वैल्यू वो देखो ध्यान दें ये वाली है
और इसको हमने पूर्ण वर्ग के रूप में बनाया था, तो याद करो एफ एक्स ही तो है रे, ये पूर्ण वर्ग के रूप में इसको भी आप लिख सकते हो। चलो एक बार हम इसको पूरा लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 15, ठीक है, बराबर जी। और ये पूरा इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में हमने लिखा था, तो हमने इसको इस प्रकार लिखा था 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 6, ये हमने देखो इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा था, ठीक है। अब देखो g ऑफ x, ये पूरा x हो गया, समझो, ध्यान से समझो। यहां पर ये देखो g बाई की वैल्यू कितनी है, यहां इसको कह सकते हैं, देखो g बाई की वैल्यू आपकी ये है। अगर यहां बाई है तो आपको इतना लिखना है, ये ध्यान से समझना है। g बाई अगर है, अगर ये बाई की जगह x हो जाए तो आपको यहां भी x लिख देना है। ये बाई है तो यहां बाई लिखा है, x है तो यहां x लिखना है। बात आ रही समझ में। और यदि यहां पर बाई की जगह इतना हो जाए तो आपको यहां भी बाई की जगह पूरा इतना लिखना है। इतनी सी तो बात है। तो उसको आप कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। g ऑफ ये है पूरा बाई, अब g ऑफ ये बाई जहां लिखा है बस वो वैल्यू रखनी है। देखो अंडर रूट को अपना ज्यों का त्यों सजाना है, बाई को इतना पूरा लिखना है, कितना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 लिखना है, ये बाई की वैल्यू हो गई। -6 अपना ज्यों का त्यों ये वाला रखना है, फिर -3 वर्गमूल से बाहर ये भी ज्यों का त्यों रखना है, बटे में 2 लिखना है। ये है देखो पूरा इतना, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये 6 माइनस का ये 6 प्लस का कैंसिल हो रहा है। इसके बाद ये वर्ग से ये वर्गमूल खत्म करोगे तो 2x प्लस 3 यहां से देखो बचेगा। यहां देखिए ये माइनस का 3 है, फिर बटे में 2 लिखा है, यहां से देखो -3 प्लस 3 ये कैंसिल हो रहा है। तो आगे यहां से देखो 2x बटे 2। और अब आप बड़े आराम से यहां पर देख पा रहे हो कि गॉफ x की वैल्यू x आई, और इस x को ही हम ix लिखते हैं। याद करो हमने ऐसा बताया। तो देखो गॉफ x बराबर x हो गया। अब हम फॉग बाई निकालें, फॉग बाई बराबर बाई निकले अर्थात आई बाई निकल के आ जाए। तो अब हम लिखते हैं कि ये जो g फलन है वो f का व्युत्क्रम फलन है, सिद्ध होता है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम दूसरे स्टेप में हम फॉग बाई की वैल्यू निकालेंगे, फॉग बाई, ठीक है। और फॉग बाई बराबर होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, हमने कहा ओ खत्म कर दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, एफ और बड़ा ब्रैकेट लगाओ, जी बाई लिख दो। ध्यान से देखो, पूरा कॉन्सेंट्रेट दिमाग पूरा यहीं रखना है, भटकाना नहीं है। ध्यान से समझो, एफ यहाँ ज्यों का त्यों, यहाँ देखिए जी बाई लिखा है, जी बाई देखो कहाँ है, वही बिल्कुल एकदम जी बाई पूरा ये है ना, जी बाई पूरा ये है, या ये कहें जी बाई बराबर देखो ये है, पूरा इतना लिखना है। अंडर रूट बाई -6 क्या लिखना है, अंडर रूट बाई -6 लिखना है। फिर इसके बाद माइनस का 3 है, फिर बटे में 2 है, ये आपका देखो इतना, ठीक। अब f और ये पूरा समझो x हो गया, एफ एक्स। अब f वाले फलन को देखो, टटोलो भाई f वाला फलन कहाँ है, f वाला फलन देखो ये है। ध्यान से समझो, जहां जहां इसमें इस वाले फलन में जहां जहां पर x लिखा है वहां पर आपको ये लिखना है। या फिर एक काम करो कि भाई इसमें रख दो, वही तो है ना ये एफ एक्स, यही तो एफ एक्स है, बाई बराबर एफ एक्स, ये बाई जो लिखा है वो एफ एक्स ही तो है। तो यहां पर जहां x लिखा है उस x को हमें क्या लिखना है, याद करो, उस x को हमें लिखना है अंडर रूट यहां इतना लिखना है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों लिखना है। फिर से ध्यान से समझो, यहां पर थोड़ी जगह कम है बच्चों, यहां पर आ जाओ, बैक होके आप देख सकते हो, यहां पर आओ, ठीक है। यहां देखो, ध्यान दें, हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, ये पूरा x है, फलन देखो भाई कहां पर है, ये फलन है आपका, ये तो है ना, ये एफ एक्स, ये है ना, एफ एक्स बराबर ये इतना है। तो हमें क्या करना है, 2 अपना ज्यों का त्यों रखना है। देखो यहां पर उसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ जी बाई, है ना, ये हमारा फलन था। और इसको हमने क्या लिखा था, यहां से देखिए, अब हमें ये आपको क्या करना है, देखो 2 ज्यों का त्यों लिखना है, लिख दिया 2 ज्यों का त्यों। x जहां लिखा है वहां पूरा इतना लिख दो, कितना लिखोगे, अंडर रूट बाई -6 माइनस में 3 और बटे में 2, ठीक है। ये हमने देखो 2 अपना ज्यों का त्यों लिखा। फिर से ध्यान समझो, ये 2 ज्यों का त्यों लिखा, x के जगह पर हमने ये पूरा लिख दिया ज्यों का त्यों। देखो x का ये वाला मान x के जगह पे क्या लिखना है, ये पूरा लिखना है, अंडर रूट बाई -6 -3 बटे 2, ये लिखना है। ये हो गया 2x, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर प्लस का 3 लिखो,
इसका लिखना है होल ऑफ स्क्वायर लिखना है, प्लस में फिर देखो 6 लिखना है, प्लस में 6 लिखना है। इतना देखो काम है आपका, ठीक है। इसको अब हल करो और आगे हल करो। देखो 2 से 2 बिल्कुल आपका कैंसिल हो रहा है। अब इसके बाद देखो ध्यान दें क्या बचा हमारे पास, यहां पर बचा अंडर रूट बाई -6, ये बचा -3 और ये +3। देखो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इस पर स्क्वायर है, लगा रहने दें, +6 ज्यों का त्यों। अब आगे क्या बचा, देखो ये वर्ग से ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो बाई -6 बचेगा, +6 आगे है। देखो ये भी कैंसिल हो रहा है। तो अब हमसे यहाँ क्या मिला, बाई मिला। और हमने बताया बाई को हम आई बाई भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आराम से हमें दिखाई देने लगा कि भाई ये तो वास्तव में जो जी फलन है वो एफ का व्युत्क्रम फलन है। क्यों है, क्योंकि हमने गॉफ निकाला तो गॉफ का मान आइडेंटिटी आ गया, हॉक का मान निकाला ये भी आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि जो जी फलन है वो एफ का प्रतिलोम फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ये आपको नीचे वाली लाइन में एक में लिखना है। चूंकि ऐसा लिखना है, चूंकि गॉफ ऑफ एक्स बराबर आई एक्स तथा फॉग ऑफ बाई बराबर आई बाई है, अतः देखो चूंकि गॉफ एक्स बराबर आई एक्स मतलब आइडेंटिटी, और फॉग बाई बराबर आई बाई ये भी आइडेंटिटी है, अतः जी एफ का व्युत्क्रम फलन होगा, व्युत्क्रम फलन है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है या ऐसे लिख दो। क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एग्जाम्पल 25वां था। यहां से बड़े आराम से पूरी बात समझो बच्चों, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सब कुछ आपने अगर ध्यान से समझ लिया, इतना सब कुछ समझ लिया, तो बाकी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। और हम लोग सीधा पहुंचते हैं आपके 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। ठीक है, 1.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो बच्चों, बड़े ध्यान से इन सभी प्रश्नों को आपको करना है, बड़े ध्यान से। ठीक है, मतलब जो आपके प्रश्न अभी एग्जाम्पल के शेष रह गए उनको भी आपको करना है बड़े ध्यान से। अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो मुझे बताएं, ठीक है। और अब सीधा स्टार्ट हम कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब देखिए इसका ये पहला एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि फलन दिया गया है, इस प्रकार से है ये कि 1, 3, 1, 3, 4 से 1, 3, 4 से यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 5 तक ये फलन है। दूसरा फलन कोई जी है और इस प्रकार से है कि 1, 2, 5 से यहाँ पर दिया गया है, 1, 3 में यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद में फलन देखो कैसे दिया गया है, फलन f बराबर दिया गया है 1, 2, ठीक है, 1, 2 और 3, 5 दिया गया है, 4, 1 इस प्रकार से ये f फलन दिया गया है। ठीक है, और एक कोई g फलन है वो इस प्रकार से देखो कैसे दिया गया है, 1, 3 दिया गया है, 1, 3 और 2, 3 दिया गया है, 2, 3, 5, 1 यहाँ पर देखो ये दूसरा फलन g दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि गॉफ बताओ, भाई गॉफ कितना होगा, ये आपका देखो क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े आराम से देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर फलन जो f दिया गया है इसका क्या मतलब है, इसका देखो यहाँ से सीधा मतलब ये हम आपको बता दें कि भाई एक देखो ध्यान दें क्या कह रहा है, f1 का जो वैल्यू है ना, f1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहां से आप देख सकते हो f1 बराबर 2। ठीक है, यहां से बताओ भाई यहाँ से f3 की वैल्यू कितनी है, तो आपको लिखना है 5 है। f4 की वैल्यू कितनी है तो आपको लिखना है 1 है। बताइए समझ में। यहां बताओ भाई, यहां देखो दूसरा जो फलन है उसमें g1 बराबर कितना है तो आपको लिखना है 3 है। ये आपको लिखना है g है ना, g2 कितना लिखना है, g2 बराबर 3 है। और यहां से g5 बराबर कितना, g5 बराबर है वो आपका 1 है। क्लियर इतनी बात है। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या गया है, गॉफ का मान बताओ। तो देखो बच्चों यहां से गॉफ का मतलब है, ध्यान से समझो, आपको क्या करना है, g ऑफ f(x) इस प्रकार से देखो समझ। ठीक है,
कैसे करते हो, इसको कैसे लिखते हो, यहाँ यू ओ जो खत्म कर देते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं जी और ये बड़ा ब्रैकेट लगाएं और फिर हम एफ एक्स लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब समझो भाई एक्स का क्या मतलब है। एफ एक्स लिखा ना, ये एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब सीधी बात है जो फलन एफ है उसमें एक्स ये प्रांत है ना, ये प्रांत ये एक्स है। तो आपसे पूछा गया है F1, ध्यान दो यहाँ पर x का मान 1 लिखना है, x का मान 3 लिखना है, x का मान 4 लिखना है। तो आपसे यहाँ पर 3 बातें पूछी गई हैं, ध्यान से समझो। आपसे क्या पूछा गया है, g, ध्यान से समझना है आपको क्या करना है, g ऑफ f x के का मान 1 लिखना है, इसकी वैल्यू देखो हमसे पूछी गई, इसको ज्ञात करना है। इसके बाद gf3 इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है और g ऑफ यहाँ पर देखिए क्या लिखना है F4 है ना, 4 इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब समझो हम कैसे निकालेंगे भाई, इसको समझो। GF1, जी तो हमारा बिल्कुल ठीक है, F1 बताओ यहाँ से देखो कितना है, F1 की वैल्यू 2 है, GF2 हो गया। अब GF2 को बताओ कितना है, तो भाई GF2 का भी मान देखो यहाँ पर हमें पता है 3 है, तो यहाँ पर G ऑफ F1 की वैल्यू देखो हमें 3 मिल गई। G ऑफ F3 की वैल्यू और आपसे पूछी गई है तो आपको बताना है यहाँ GF3 की वैल्यू बताओ कितनी है। आपको F3 की वैल्यू देखो यहाँ 5 लिखनी है, कितनी लिखनी है 5। तो आप बताओ G5 लिखना है, G5 का मान देखो बच्चों 1 यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इसमें देखो ध्यान दें, ये आपके पास है G और F4 बताओ कितना लिखना है। यहाँ देख सकते हो F4 का मान कितना है 1, यहाँ पर आपको 1 लिखना है। तो अब ये G1 हो गया, G1 बराबर देखो 3 है। क्लियर, इतनी बात हो गई। तो अब हम यहाँ से गॉफ की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान दें, गॉफ फलन G और F का जो संयुक्त फलन है गॉफ, उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ध्यान दें, याद से ध्यान से समझना है, बिल्कुल एकदम दिमाग। देखो F है ना फलन, तो यहाँ 1 काय से, यहाँ से 2 से कनेक्टेड है, यहाँ ये 3 5 से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये गॉफ फलन है। अब देखो गॉफ फलन की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, हमने निकाली है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि 1 जो है ना, जब 1 हमने लिखा है तो हमें यहाँ 3 मिला। इस प्रकार से 1,3 लिखना है और इसके बाद यहाँ देखो 3,1 लिखना है। कितना लिखना है, 3,1 लिखना है और 4,3 लिखना है। कितना लिखना है, 4,3 लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से देखो गॉफ का मान ये हमें लिखना है। ठीक है, गॉफ फलन जो है ना उसका ये मान आपको लिखना है। क्लियर है, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं है। एकदम आराम से देखो, पूरी बात समझने वाली है, सारी बात एकदम आराम से समझो और नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है भाई। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा है वो क्या कहता है। देखो यहां भी, यहां से कहता है मान लीजिए कि G, F तथा H R से R तक दिए फलन हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये 3 फलन जो हैं वो तीनों R से R में दिए गए है ना। ठीक है, कौन कौन से फलन है, देखो यहाँ पर F फलन है वो भी R से R में है, जो G फलन है वो भी आपका R से R में है और H फलन है वो भी आपका R से R में है। ऐसा हमें प्रश्न दे रहा है। ठीक है, और हमसे सिद्ध क्या करवाया है, यहाँ पर देखो सिद्ध करना है, लिखा है सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, पहला यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो लिखा है F प्लस G, क्या है F प्लस G ऑफ H, ऐसा लिखा है। इसको हमें बराबर में सिद्ध करके दिखाना है FOH, है ना, F ऑफ H प्लस G ऑफ H प्लस G ऑफ H, ये हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। और यहाँ पर एक दूसरी बात और सिद्ध करके दिखानी है। देखो F इंटू G ऑफ H, ये देखो है ना, F इंटू G ऑफ H बराबर क्या सिद्ध करना है, आपको करना है F ऑफ H इंटू ये आपको G ऑफ H, ये हमें देखो प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान से समझो,
यहां हम LHS लें, RHS बिल्कुल सिद्ध कर दें एकदम आराम से ही, किसी प्रकार का यहाँ वैसे कोई झमेला ही नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है। देखो लिखा है F प्लस G और ये ब्रैकेट में बंद करके OH, इस प्रकार से देखो इसका LHS है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान दें, F प्लस G और यहां से इसको OHX इस प्रकार से देखो लिख ले, है ना। X में एक फलन है, ऐसा हमने लिख लिया। आगे यहां पर इसको ऐसा भी देखो लिख सकते हैं, O को अगर हटाओगे तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, F प्लस G और यहां बड़ा ब्रैकेट लगाएं, HX लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस HX का यहां ऐसे लिख सकते हैं, देखो F ऑफ क्या लिखोगे, यहां पर बड़े ब्रैकेट में HX यहां ऐसा लिख दें और प्लस का निशान लगाएं और यहां भी बिल्कुल वैसे ही लिखें, देखो G और यहां पर लिख दें HX, ये देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब और थोड़ा आगे देखो ध्यान दें, अभी जैसा कि बताया कि जब O हटाते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और यदि बड़ा ब्रैकेट लगाएं तो हमें O लिखना है, उल्टा कर देना तो कोई समस्या वाली बात नहीं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F ऑफ HX, ऐसा देखो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? F ऑफ H, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ प्लस का निशान, यहाँ भी ऐसे ही लिख दें, G ऑफ HX यहाँ ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान दें, अब क्या करेंगे, अब यहां से अगर हम चाहें, देखो इसका आंसर क्या ले आना है, यहां पर आप देखो यहां भी x है, यहां भी x है ना। तो अब हम लेके क्या चल रहे थे, लेके हम चल रहे थे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x में क्या है, x में तो आपका फलन है ना, इधर भी हमारे पास यही था, देखो F प्लस G ऑफ HX, ये हमारा था इधर, देखो LHS में यही तो था ये वाला। इधर भी देखो वही है, क्या है देखो ध्यान दें, F ऑफ HX और प्लस G ऑफ HX, ध्यान से समझो, दोनों तीनों जगह से देखो HX ये खत्म करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप लिख दें F प्लस G ऑफ H बराबर, यहां लिखें F ऑफ H प्लस G ऑफ H, देखो यहां पर इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान है। आपको यहां से देखो हमने कहा कि भैया फलन अगर x में है तो आपको यहाँ HX लिखना है। अब इसके बाद में O हटाओगे तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। अब इसका यहाँ अंदर देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह, फिर इसके बाद में इस बड़े ब्रैकेट को हटाने से, देखो हटाओगे तो अब बीच में O लिखोगे, सिंपल सी बात है। जब O लिखा हो तो हटाते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और जब बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है उसको हटाओगे तो O लिखोगे, सिंपल सी बात है। तो F ऑफ O क्या है, F ऑफ HX प्लस G ऑफ HX, ठीक है। अब यहां से देखो x है, यहां से x है, दोनों जगह से x कॉमन लेके काट दो, ऐसे भी कह सकते हो, कोई खास बात नहीं। यहां भी x है, यहां भी x है, और यहां भी LHS में देखो x था ना, तो सब जगह से हम x को हटाएं तो F प्लस G ऑफ H बराबर F ऑफ H प्लस G ऑफ H लिख सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहां भी देखो इसी प्रकार से, इसको भी देखो, इसको भी इसी प्रकार से देखो, ये लिखा है F इंटू G ऑफ H, ये आपका है LHS, ठीक है। और इसको लिख कैसे सकते हो, देखो ध्यान दें, ये O हटाओगे तो HX लिख दो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा के, तो यहां पर लिखना है F इंटू G और यहां से हम बड़ा ब्रैकेट लगाएं और HX लिख दें, देखो ध्यान दें इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर X, ठीक है, यहां X नहीं लिखा है, इसका मतलब X है, समझो बात। इसके बाद देखो और आगे, इसके बाद हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको हम क्या देखो लिख दें, इसको ऐसे लिख दें कि भाई यहां से F इंटू में यहां लिख दें HX और इंटू यहां पर लिख दें GHX, ऐसा देखो लिख दें। देखो हमने क्या किया, इस HX F के साथ में लिख लिया, इंटू में G के साथ में भी HX लिख दिया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहां जब बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं तो O बीच में लिख देते हैं, तो क्या लिख दें F ऑफ HX और यहां पर इंटू है और यहां पर G और बड़ा ब्रैकेट हटाओगे O लिखोगे HX, ठीक है।
और यहां से जैसा कि हमने बताया कि x दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, यहां पर f इंटू जी ऑफ एच एक्स होता है ना, ये देखो हमने लिख लिया था। सब जगह से x खत्म कर दें तो f इंटू जी ऑफ एच, ठीक है, ऑफ h बराबर में क्या लिख सकते हो, f ऑफ h इंटू में g ऑफ h लिख सकते हो। इस तरीके से देखो, इसमें यहां ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये देखो हमारा सिद्ध हो गया, f इंटू जी ऑफ h बराबर f ऑफ h इंटू जी ऑफ h, इस प्रकार से लिख सकते हो। सिंपल से वे हैं बिल्कुल एकदम, इसमें कुछ भी कोई खास बातें नहीं है। आपको थोड़ी सी याद और ध्यान वाली बातें हैं, थोड़ी सी बातों का ध्यान करना पड़ेगा। आगे देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, काफी बार पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 3, क्या करना है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि भाई हमें बता दो गॉफ का मान बता दो, ठीक है, गॉफ बताना है। और इसके बाद फॉग भी पूछा गया है, फॉग भी देखो हमें बताना है, ठीक है, गॉफ फॉग दोनों बताने हैं, बहुत ठीक है। यहां पर पहला ये आपका एक प्रश्न दिया है, इसमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया गया है। एक दूसरा फलन जी एक्स दिया गया है, और ये जी एक्स फलन यहां पर दिया गया है मॉड 5, कितना है भाई, 5x माइनस 2 है, ठीक है। यहां पर दूसरा प्रश्न, दोनों प्रश्न तो एक साथ लिखे लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर दिया गया है एफ एक्स बराबर 8x क्यूब, क्या है आपका, एफ एक्स बराबर में 8x क्यूब दिया गया है, तथा एक दूसरा फलन ये आपका जो जी एक्स है वो दिया गया है जी एक्स बराबर x की पावर 1/3 दिया गया, ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न है। अब आपसे गॉफ और फॉग दोनों की वैल्यू पूछी गई है, समझो बात। यहां पर पहला पार्ट करते हैं पहले, और ये आपका लिखा है गॉफ का मान बताओ, ध्यान से समझो, गॉफ का मान बताओ। तो अगर गॉफ लिखा है बच्चों, हमने जैसा कि बताया गॉफ का मतलब गॉफ एक्स, ठीक है। यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल देखो जी और ये ओ खत्म करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहां पर हमें एफ एक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। आगे और देखो जी, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू बताओ, एफ एक्स की वैल्यू देखो मॉड एक्स है, यहां पर एफ एक्स का मान कितना है, मॉड एक्स है, तो हमने यहां पर एफ एक्स की जगह मॉड एक्स लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब आगे बताओ क्या करना है, अब आगे देखो जी एक्स, यहां पर जहां देखो एक्स जी वाला फलन है, वहां जहां एक्स लिखा है वहां पर मॉड एक्स लिखा है, तो हमें भी देखो मॉड एक्स लिखना है, मॉड एक्स पावर 1/3 हो जाएगा। क्या करना है, यहां पर लिखना है एक्स, यहां पर क्या लिखना है, मॉड एक्स की पावर 1/3, ये ऐसे देखो लिखना है। मतलब जहां पर एक्स है, जहां पर एक्स लिखा है वहां पर आपको मॉड एक्स लिखना है, केवल मॉड एक्स, और होल पावर 1/3 है, इसको यहां भी ऐसे लिख सकते, ठीक है। जहां एक्स लिखा है उसके जगह पर मॉड एक्स लिख दें, पावर जहां जैसा लगा है लगा रहना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार फिर से समझो, ये है जी, और एक्स की जगह पर हमें क्या लिखना है, मॉड एक्स, और यहां भी एक्स की जगह लिखना है मॉड एक्स पावर 3 है, बिल्कुल ठीक है। ये आपको लिखना है मॉड एक्स पावर 1/3, ठीक है। जी मॉड एक्स बराबर मॉड एक्स की पावर 1/3, सिंपल सा काम। आगे देखो यहां पर इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट लिखा है हमें बताना है फॉग की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, फॉग की वैल्यू। और फॉग की वैल्यू का मतलब हमने बताया एफ ऑफ जी एक्स, ये इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो आगे ओ हटाओगे तो क्या करना है आपको, बड़े ब्रैकेट में जी एक्स यूं इस प्रकार लिख देते हैं। फिर इसके बाद देखो एफ तो ठीक है, जी एक्स की मान रखना है, जी एक्स का मान कितना है, मॉड में है 5x माइनस 2 है, बिल्कुल ठीक है। अब एफ में एफ जो एफ फलन है उसको देखें, इस एक्स के जगह पे देखो ये आ गया, तो हमें यहाँ x जहां लिखा है ये लिखना है, बस इतनी सी बात है। यहां देखो ध्यान दें, ये मॉड लगा है, बिल्कुल आप लगा दें ज्यों का त्यों, इसमें नहीं कुछ करना है, बस x के जगह पर हमें ये लिखना है, कितना लिखना है, मॉड में लिखना है 5x माइनस 2, ये लिखना है। बच्चों याद रखें, मॉड के अंदर कभी एक और दूसरा मॉड आता है तो हम मॉड एक बार लिखते हैं, तो ये एक मॉड यहां से हटा सकते हो, 5x माइनस 2 का मॉड, बस इतना आपको लिखना है।
क्लियर बात है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर देखो 3 आपका कंप्लीट होता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है। चलो भाई इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखो ठीक है, 3 के बाद 4 नंबर। चलो इसको भी रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न कहता है कि एफ एक्स बराबर, ये लिखा हुआ है यदि एफ एक्स बराबर दिया गया है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 दिया है और बटे में 6x माइनस 4 दिया गया है, और यहाँ ऐसा भी कहा गया है कि x का मान बराबर नहीं है 2/3 के, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सभी x बराबर ना हो 2/3 के लिए फोप x बराबर x है, ये हमें दिखाना है और f का प्रतिलोम भी बताना है। तो पहले हम फोप x निकाल लेते हैं, फोप x निकाल लेते हैं। फोप x का मतलब क्या है, फोप x ये हमें पहले देखो सिद्ध करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू x के बराबर है। बहुत आसान बात है, देखो ध्यान दें क्या करना है। ये लिखा है हमारे पास f और FO, इसको हटाएं तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर हमें क्या लिखना है, fx लिखना है, ठीक है। आगे देखो ध्यान दें, f हमारा ज्यों का त्यों, fx का मान बताओ कितना लिखना है, fx का मान ये लिखना है, कितना लिखना है fx का मान, हमें लिखना है 4x प्लस 3 और बटे में 6x माइनस 4 लिखना है। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों। अब बताओ अब क्या करना है, f वाले फलन में एक ही फलन है, f वाले फलन में जहां x है उस x के जगह पर हमें ये वैल्यू लिखनी है। ध्यान से समझो, ये f है ना f, और इस x के जगह पर ये इतना लिख दिया जाए, कितना, 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 लिख दिया जाए। तो यहां भी वैसे ही करना है। देखो 4 तो तुम्हारा ठीक है, x के जगह पर ये इतना लिखना है, कितना लिखना है, 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 लिखना है। प्लस 3 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे भी बिल्कुल 6 ज्यों का त्यों, और यहां पर x का मान लिखना है 4x प्लस 3 और बटे में 6x माइनस 4 लिखना है, और माइनस का 4 ये ज्यों का त्यों। आई बात समझ में। यहां देखो f ये x हो गया, तो यहां पर जहां x लिखा है वो इतनी वैल्यू लिखनी है, 4 अपना ज्यों का त्यों लिखोगे, ये वाला 4 देखो ज्यों का त्यों। अब ये x है ना, x को ये लिखना है, देखो वही हमने लिख के यहां दिखाया है ना। क्या करना है, 4 अपना ज्यों का त्यों और ये 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 लिखना है। फिर इसके बाद प्लस 3 ज्यों का त्यों, नीचे देखो बटे में, नीचे बटे में बिल्कुल वही लिख दो ना, वो हमने आपको बता दिया। क्या करना है, 6 इंटू में यहां लिखना है 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 लिखो, माइनस 4, ठीक है बच्चों। ये है इतना, आपको इसको हल करना है और हल करोगे तो हमें बस फोप x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको केवल और केवल हल करना है बच्चों। यहां से थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत अच्छे से आती भी होंगी। यहां पर अगर हम एलसीएम लें तो देखो 6x माइनस 4 तो आएगा, और यहां भी देखो एलसीएम लें तो 6x माइनस 4 आएगा, तो वो एलसीएम आपस में काट सकते हो, सिंपल सी बात है। बस अब क्या करना है, देखो इस एक का यहां मल्टीप्लाई करोगे, 4 का भी साथ में कर दो, 4 चौको 16x लिख दें, 4 तिया 12 लिख दें। बोलो ठीक है इतनी बात। फिर प्लस का निशान लगाओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 तिया 18 लिख दें, 18x, और माइनस का यहां पर देखो 3 का 4 में गुणा 12 लिख दें। हमने एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर लिया, याद रखिए हमने लिखा नहीं है, ठीक है। यहां भी वही काम करना है, एक का मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, जो एलसीएम आया था उसका हमने कैंसिलेशन कर लिया। 6 का देखो 6 चौको 24, यहां लिख दें 24x प्लस 6 तिया 18 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस इसका देखो ये 4 लिखा है, 4 का गुणा 6 में, 6 चौको 24x लिखना है, ये माइनस माइनस प्लस और 4 चौको 16 लिखना है। क्लियर बच्चों इतना। अब देखो यहां से माइनस का ये 12 और ये प्लस का 12 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद 16x में 18x जोड़ो तो 34x आपको लिखना है। कितना लिखना है, 34x। यहां देखो ये 24x माइनस का है, ये प्लस का है, देखो कैंसिल हो जाएगा। 18 और 16 दोनों जोड़ो, देखो 34 होगा, 34 से 34 कट गया। बस अब फाइनल में देखो x बचा, जो कि हमें ज्ञात करना था, इसको सिद्ध करना था कि फोप x की वैल्यू x होती है। देखो यहां पर हम लिख देते हैं प्रूव, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर बात है।
आसान सी बात है, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। अब एक बात बच्चों और इसमें पूछी है कि f का प्रतिलोम भी बताओ। प्रतिलोम क्या होता है याद करो, अभी हमने बेसिक में भी बताया था। प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रतिलोम अगर किसी फलन का हमें ज्ञात करना है तो बस फलन जो है ना fx है उसको हम y मान लेते हैं, और फिर इसके बाद हम पक्षांतर करके कोई भी ऐसा सिस्टम लगाएं भाई कि हमें x का मान मिल जाए, उसको हम x के पदों में x के रूप में उसको ज्ञात मतलब x का मान निकालेंगे, और जो x का मान आएगा बस वही आपका व्युत्क्रम फलन होता है। इतना हमें करना होता है। देखो ध्यान दें, यहां समझो, मान लें यहां पर क्या मान है भाई, fx को y मान लें, fx को क्या मान लें, y। तो भाई हम इसको y लिख लेते हैं। देखो y बराबर ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 3, और ये नीचे हो जाएगा 6x माइनस का 4। अब यहां से कुछ ऐसा करें, गुणा भाग और पक्षांतर करके x का मान निकाल लें। बस जो x का मान होगा समझो वही व्युत्क्रम फलन हो जाएगा। इस फलन f का व्युत्क्रम फलन हमें मिल जाएगा जो x की वैल्यू निकलेगी। इसको देखो कैसे करोगे भाई, यहां से हम इसको इस प्रकार से ये y का गुणा यहां कर लें तो 6x इंटू y। देखो y का गुणा यहां करोगे 6 के साथ में 6x में y का गुणा 6xy, फिर माइनस और ये 4 का गुणा y में 4y, और 1 का गुणा करोगे तो बिल्कुल जस्ट 4x प्लस 3 ही रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है। x की अगर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो भैया 4x प्लस का है ना, इधर ले आओ, तो यहां से 6x इंटू y माइनस में 4x हो जाएगा, ये माइनस का है इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा कितना 4y, और प्लस 3 आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, ये माइनस का है इधर प्लस का हो गया, प्लस 3 ज्यों का त्यों। अब यहां से आप देख सकते हो, यहां से दोनों जगह से x कॉमन ले सकते हो। अगर x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ 6y और माइनस में 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। बराबर में यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, 4y प्लस 3 ज्यों का त्यों रखना है। अब बच्चों बड़े आराम से x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, x बराबर हो जाएगा 4y प्लस का 3 और डिवाइड में करोगे 6y माइनस का 4। इतनी बात ठीक है। अब ये x की जो वैल्यू निकली यही आपका व्युत्क्रम फलन है और कुछ नहीं, यही व्युत्क्रम फलन है। और इस फलन को आप चाहो तो g भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, g, अथवा इसी को हम क्या कहते हैं, f इनवर्स भी कहते हैं। इसी को f इनवर्स कहते हैं। f का व्युत्क्रम फलन है आपका ही, है ना। तो बस यही हमसे पूछा गया था कि f का व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम या प्रतिलोम फलन एक ही बात है ना। क्या है f का प्रतिलोम, हमने क्या लिखा है g, है ना। तो आपको यहां पर g बराबर ये f का प्रतिलोम है, या इसको हम f इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपका कितना है, देखो 4y प्लस का 3 और बटे में 6y माइनस का 4। ये देखो इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात हो गया। f का प्रतिलोम f इनवर्स कहें या g y में है ना फलन, तो gx ना कहें, g कहें। ठीक है, g। अगर यहीं पे x लिखोगे तो ये फलन x में हो जाएगा, है ना। अगर x में फलन होता तो हम gx लिख लेते, y में फलन है तो इसको हम gy लिखेंगे। क्लियर बात है। तो बच्चों यहां पर हमने इनवर्स ज्ञात कर लिया। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, और हमसे फॉफ x की वैल्यू x सिद्ध करने को कहा था, वो भी ज्ञात हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लें।